आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट वेव। देखिए, भारत में क्या पूरी दुनिया में इस समय भयानक टेम्परेचर, मतलब भयानक गर्मी और बारिश, ये न्यू नॉर्मल है और हमको अब इसके साथ रहना पड़ेगा। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहले देखिए, हम भारत की बात करेंगे, भारत के कंटेक्स्ट की ही बात करेंगे कि भारत यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम तो यहाँ पे ही देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात कि भारत में क्या एक भयानक हीट वेव हम फेस कर रहे हैं? जवाब है हाँ। पिछले महीने का अप्रैल सबसे गर्म महीना रहा है। लखनऊ में इतनी गर्मी नहीं पड़ी, गर्मी पड़ी है बट ऐसा नहीं कि हीट वेव चल रही है। लेकिन राजस्थान हो गया, आपका सेंट्रल इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, सदर्न में तो भयानक हीट वेव। आईएमडी ने तो अलर्ट जारी किए थे। तो क्या रीजंस हैं इसकी वजह? व्हाट आर द रीजंस? तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2023 और 2024 में रिकॉर्ड ग्लोबल टेम्परेचर हमको देखने को मिला अल नीनो की वजह से। अब अल नीनो मैंने आपको कई बार बताया है। बताया क्या है? देखिए, गर्म पानी जो है ना वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा। भाई, आप अपने गैस में आप चाय चढ़ा दो, गर्म करते रहो, उबल जाएगी, 1 घंटा छोड़ दो, देखोगे चाय गायब हो गई, भाप बन के ऊपर उड़ गए, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो गर्म पानी हल्का होता है, ठंडा पानी भारी होता है, बर्फ भारी होती है ना। अगर गर्म पानी बहुत हल्का होगा तो बर्फ भारी होगी, जितना ठंडा पानी होता है उतना भारी हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि ये है भाई इंडिया, ये है साउथ अमेरिका, पेरू। अब यहां पे जो वार्म करेंट्स होते हैं, है ना, वो विंड्स की वजह से यहां पे आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। तो अब हवा जो है वो घसीटते घसीटते यहां पे ले आती है। अब क्योंकि ये जो वार्म करेंट्स है यहां पे आ गए तो ठंडा पानी नीचे चला गया, गर्म पानी ऊपर है, तो गर्म पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, खूब बारिश होगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलियन रीजन में, एशिया पैसिफिक में जबरदस्त बारिश होगी। इसको कहते हैं ला नीना कंडीशन, जो अभी है। अब इस समय जस्ट अभी मई में खत्म हो जाएगी अल नीनो। इसका उल्टा जब मान लीजिए, अच्छा ये ला नीना सबके लिए बेस्ट होती है क्योंकि भारत में खूब बारिश हो रही है। पेरू में क्या होता है, साउथ अमेरिका में, क्योंकि ठंडा पानी नीचे, ठंडा पानी ऊपर आया। अब जब गर्म पानी हटा, ठंडा पानी ऊपर आया, तो ठंडा पानी क्या करता है ना, जब ऊपर आता है तो अपने साथ खूब सारी मछली उछलियों को लेके आता है। तो यहाँ खूब मछुआरों के लिए बल्ले बल्ले, और भारत में खूब बारिश हो रही है, बल्ले, क्योंकि भारत का क्लाइमेट ही मानसून टाइप है। जब विंड वीक होती है तो ये वापस चला जाता है, ये गर्म हवाएं वापस चली जाती हैं। अब यहां पे ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, जब ठंडा पानी ऊपर आएगा तो बारिश ही नहीं होगी, है ना। पेरू में खूब बारिश होगी, इसको कहते हैं अल नीनो कंडीशन। अब ये अल नीनो कंडीशन ही जो है वो पिछले साल चल रही थी, जिसकी वजह से भयानक टेम्परेचर और बारिश हमको कम देखने को मिली। समझ गए? तो इंटेंस एंटी साइक्लोन, अब देखिए पिछले 5 साल में तूफानों की भरमार अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि समुद्र गर्म हो रहा है, और अगर समुद्र गर्म होगा तो तूफान की सारी कंडीशन जो है वो बनेगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अनगिनत बार, जब भी मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स लिए हैं। ज्योग्राफी से याद आया कि आप हमारे वेबसाइट studyglows.com पे ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीएस पेपर के हिसाब से करेंट अफेयर्स डाल रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है आपके लिए। एडिटोरियल्स और करेंट अफेयर्स वहाँ पे डेली बेसिस पे जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। और आप हमारा कोर्स भी अवेल कर सकते हैं वहाँ पे अकाउंट बना के। तो यहाँ पे तूफान की कंडीशन जो है वो बन गई। अब तूफान की कंडीशन जो है वो बन गई, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब यही है कि साइक्लोनिक कंडीशंस का होना, और साइक्लोनिक कंडीशंस का होना मतलब तूफान आना, एंटी साइक्लोनिक, साइक्लोनिक। तो अब इससे इंडियन लैंडमास, स्पेशली जो कोस्टल एरिया हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, घर उजड़ जाते हैं। तो रिकॉर्ड ड्राई और हॉट वेदर अप्रैल में हमको देखने को मिला है, ठीक है ना। उसके बाद ये अल नीनो को और ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना। अब भारत में क्या समर जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ गया है, यानी कि पहले जो गर्मी का मौसम होता था वो अप्रैल मई, अप्रैल भी नहीं, पूरा नहीं, आप चलो अप्रैल मान लेते, अप्रैल मई जून भयानक गर्मी पड़ती थी, जुलाई से चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन अब ये मार्च से ही शुरू हो जाती हैं और जुलाई तक चलती हैं। अगस्त में हमको थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलती है। तो इसका जवाब है यस। अब समर और विंटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर से, है ना। आप टेम्परेचर से ही तो, पारे से ही तो डिफाइन करेंगे कि अभी सर्दी है, अभी गर्मी है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो समर का लेंथ है वो इंक्रीज होता है
है ना। भाई सिंपल सी बात है कि अगर सूरज जो है वो बहुत समय तक रहेगा तो दिन जो है वो बढ़ेंगे, रातें जो है वो घटेंगी और विंटर्स जो हैं वो इनके डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब जब ग्लोबल वार्मिंग भयानक तरीके से चल रही है तो हमने ये देखा कि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज वैसे भी आ गया है। एवरेज तो 1.5 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन एवरेज को छोड़िए, जहां पे जैसे भारत एक गर्म देश है, भारत ट्रॉपिक्स में आता है, ठीक है, इक्वेटर के पास आता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा सनलाइट रहेगी ही रहेगी। तो भारत जहाँ पे गर्म देश है वहाँ पे तो एडिशनल टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये कंडीशन जो है अब 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही चल रहा है, जो हम भयानक ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। अब जो IMD का समर और मानसून फोरकास्ट है, क्या जो स्टडी रिजल्ट है उससे मैच कर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल। जो क्लाइमेट मॉडल्स ने प्रोजेक्ट किया है, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर प्री मानसून यानी कि बारिश से पहले, यानी कि मई और जून, मार्च अप्रैल मई भारत में वो बहुत भयानक हो सकता है। तो जो गर्मी अब मैंने बताया ना अप्रैल को पड़ती थी, वो मार्च से 1 मार्च से शुरू हो जाती है। तो ये कुड बी हार्श एंड ट्रेकरस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब रेनफॉल जो है वो जून जुलाई अगस्त, जून को आप छोड़ ही दीजिए, ये तो केरल में मानसून जून की लास्ट में जून में आ जाता है, लेकिन साउथ वेस्ट मानसून ये 4 महीने में भयंकर बारिश होती है। ये और ज्यादा भारत में होगा, ठीक है, क्यों, और स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ये और ज्यादा होगा। ये जो रेनफॉल का इंक्रीज हुआ है, एक तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी के समय में तो गर्मी पहले से पड़ने लगेगी, और जो बारिश होगी वो अप्रतिम बारिश होगी, ठीक है। तो ये जो रेनफॉल है, जो बारिश का इंक्रीज पूरे भारत में होने तो हम देख रहे हैं। ये वाटर वेपर, गर्मी है ना, गर्मी ज्यादा गर्म, ओशन ज्यादा गर्म, जितनी ज्यादा गर्मी होगी भाई पानी भाप बन के उड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग में वाटर वेपर जो मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर इंक्रीज होंगे, है ना। तो अब क्या है कि जो गर्म हवा होती है ना, वो वाटर वेपर को, मॉइस्चर को और बढ़िया तरीके से होल्ड करती है, तगड़े तरीके से, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश होगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, स्पेशली राजस्थान हो गया, है ना, आपका गुजरात हो गया, ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, वहां पे क्योंकि बारिश कम हमको देखने को मिलती है। आपने कभी सोचा था कि UAE और सऊदी में इतनी भयानक बारिश होगी? हो रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और देखिए इतिहास गवाह है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है ना, सिविलाइजेशन नष्ट हो जाती है। तो वेस्ट वर्ल्ड शिफ्ट, वार्म सी सर्विस का हमको देखने को मिला। देखिए एक चीज आप समझिए, हवाएं जो है ना वो गर्म की तरफ जाएंगी। अगर गर्मी ज्यादा बढ़ेगी ना तो हवाएं वहां मुड़ जाएंगी। मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर पे जाता है, ये यूनिवर्स का लॉ है। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। अगर आपको कोई कंपनी में बहुत प्रेशर फ्री हो रहा है या कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उससे हटा के एक ऐसी जगह जाओगे ना जहां पे आपको मन की शांति मिले, यानी कि प्रेशर आपका कम हुआ। तो गर्मी में वही कह रहे कि गर्म जो होता है, गर्मी का मतलब क्या है कि आपके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो प्रेशर कम होता है वहां पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो एक लो प्रेशर का एरिया हो गया, तो जहां पे गर्मी ज्यादा होगी ना, हवाएं वहां मुड़ जाएंगी, और अगर वो नमी वाली हवा है तो और ज्यादा मुड़ जाएंगी, तो वहां पे बारिश कराएंगी, तगड़े से बारिश कराएंगी, समझ रहे हो। तो भारत में जहां पे गर्मी नहीं पड़ती थी वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो अब एबव नॉर्मल रेनफॉल 6% के ऊपर बताया गया है 2024 में, यानी कि इस बार बारिश के लिए, अच्छी बारिश के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। अभी ला नीना कंडीशन जो है वो चल रही है, अल नीनो जो है वो खत्म हो गई है। अब हीट वेव्स भी अभी IMD ने, मैंने 2 दिन पहले लेक्चर लिया था, वो भी खत्म हो गई है। ला नीना कंडीशन जो है वो प्रीवेल करेंगी अब, तो उसमें बारिश वैसे ही ज्यादा होगी। तो भारत की अगर बात करें तो भारत कहां पे है? देखिए हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ग्लोबल एवरेज का बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हमारा काफी, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि भयानक तरीके से एमिट कर रहे हैं। देखिए ये सब डेवलप्ड कंट्री ने एमिट किया है, ये सब कुछ डेवलप्ड कंट्री ने कांड डेवलप्ड कंट्री ने किया। वही तो भारत बोलता है कि तुमने एमिट किया, तुमने ग्लोबल वार्मिंग किया, हम क्यों भरपाई करें भाई? हम तो डेवलपिंग है ना। देखो फॉसिल फ्यूल को यूज कर करके ये जितने भी डेवलपिंग देश हैं ये तो अमीर हो गए। अब भारत की बारी है। भारत के लिए चुनौती ये है कि भाई हमको फ्यूल चाहिए, हमारी जो 80% बिजली है वो तो कार्बन से चल रही है, मीथेन से चल रही है, वो तो हाइड्रोकार्बन से चल रही है, कोयले से मतलब। तो अगर कोयले से हमारी बिजली, तो हम एकाएक तो ऐसा है नहीं कि कोयले को छोड़ देंगे, क्योंकि बिजली से ही सब कुछ चल रहा है। अब जो बाकी देश है वो ये सब बहुत पहले कर चुके हैं। तो मेन तो तुम ही ने एमिट किया है,
हम तो अभी शुरुआत किए हैं और हमने इतना कोई एमिट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले तुमने हमारे ऊपर कंडीशंस थोप दी, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि भाई इस समय मेन प्रायोरिटी ये है कि हमको अपने प्लैनेट को बचाना है। तो हमारा जो एमिशंस है वो एनुअल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का खाली 7% है, 7% है, दैट्स इट। लेकिन फिर भी हम थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पे कैलकुलेट होता है, याद रखिएगा। 10 लोग अगर 7% एमिट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन करोड़ अगर लाखों लोग 7% एमिट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो ग्लोबल लेवल जो नेट जीरो एमिशंस हैं वो 2050 तक 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ऐसे हो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहे। इससे अगर ऊपर गया, क्योंकि 1.2 तो पहुंच ही गया है, 1.5 भी कई जगह पहुंच गया है, तो ये इरिवर्सिबल होगा। और अगर ये रिवर्सिबल होगा तो भारत, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज होगा, और पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज होगा तो इससे सर्वनाश होगा, इंसान का सर्वनाश होगा। तो फ्यूचर हमारे लिए क्या है, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एपिसोडिक डेली वेदर इवेंट्स में हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहले भूल जाइए, अब चीजें बहुत हद तक बदलती जा रही हैं। तो ज्यादातर एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब जहां पे गर्मी पड़ेगी, जहां नहीं भी पड़नी थी गर्मी वहां पे भी तगड़ी गर्मी पड़ेगी। और रेनफॉल, मतलब गर्मी पड़ेगी तो ऐसी गर्मी पड़ेगी कि बर्बाद हो जाओगे, और बारिश होगी तो ऐसी बारिश होगी कि डूब जाओगे। गुड़गांव डूब गया था पिछले साल। तो क्या ये इरिवर्सिबल है? बिल्कुल। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, ग्लेशियल लेक्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जो GLOF है ना, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फ्लड्स, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा। जो ग्लेशियल लेक, ग्लेशियर पिघल के नीचे आ रहे हैं, पानी नीचे आता जा रहा है, हिमालय के हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। और एक बार ग्लेशियर्स गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, वापस नहीं आएंगे, वो बर्फ पिघलेगी, गर्मी की वजह से बर्फ पिघलेगी। और इसी वजह से आज अगर मान लो आज पूरा हिमालय पिघल गया है ना, तो हम बचेंगे ही नहीं। हवाएं आती हिमालय से टकरा के भारत में आती हैं, इसलिए भारत अभी तक है। अगर हिमालय नहीं होगा तो भारत एक रेगिस्तान होता, यहां पे लाइफ ही नहीं होती। आप समझ रहे हो? तो सी लेवल जो है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, एक तो ग्लेशियर का एग्जाम्पल हो गया, आप क्लाइमेट चेंज को ऐसे मेजर करते हो, और दूसरा हो गया समुद्र। समुद्र जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब 1 सेंटीमीटर भी समुद्र बढ़ा तो पूरे शहर डूब जाएंगे। 2050 तक कितने शहर डूब जाएंगे? इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल शिफ्ट कर ली है कि भाई ये शहर जो है वो डूब जाएगा। तो आइलैंड और कोस्टल कम्युनिटीज जो हैं वो कहाँ जाएंगी? दे विल बी मोस्ट इम्पैक्टेड। तो श्रिंकिंग आइस कवर, ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड खाली कहने को है लेकिन सबसे ठंडा एरिया है, और एंटार्क्टिका है, ये इरिवर्सिबल चेंज का एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। ये आइस शीट जो है वो हजारों साल जो है वो लेती हैं बनने में, लेकिन पिघलने में यूं 1 मिनट। बाकी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की अगर बात करते हैं तो इसमें एयर और वाटर पॉल्यूशन तो हम देख ही रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन देख रहे हैं। प्लास्टिक ट्रीटी कोई साइन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक ट्रीटी में सबसे जो ज्यादा लॉबिंग हो रही है वो डेवलप्ड कंट्रीज की है। तो प्लास्टिक ट्रीटी कोई साइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नॉइज और लाइट पॉल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक, फ्रेश एयर अवेलेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओशन एसिडिफिकेशन, डिमांड। देखिए, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमारी दुनिया डेवलप हो रही है ना, AI आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, इसका क्या करोगे? घंटा करोगे, क्या कर लोगे इसका, जब तुम नेचर को ही नहीं संभाल पा रहे हो। एक तरफ तुम देख रहे हैं और दूसरी साइड देख रहे हैं कि हम अपनी तबाही इनवाइट करते जा रहे हैं। तुमको रहना तो यही है, अपने घर में ही तुमने नल खुला छोड़ दिया, पानी की सप्लाई प्रॉपर है, तो एक दिन तो घर बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हमको समझना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता इन लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्लैनेट्स की वेलबींग के लिए। अभी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो धरती पे भयानक प्रेशर, और मैंने क्या बताया कई बार कि देखो नेचर तो थेनोस है, वो तो चुटकी बजाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, फिर अपने आप को रिबिल्ड कर लेगा, हम ही मरेंगे। हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो अभी पूरे अर्थ सिस्टम की इंटीग्रिटी जो है वो खतरे में है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप हमारी वेबसाइट ज़रूर वहाँ पे विजिट करें, आपको करंट अफेयर्स से लेकर एडिटोरियल जो आपको UPSC में काम आएंगे वो वहाँ पे मिलेंगे, और कोर्स भी आप हमारा अवेल कर सकते हैं वहाँ पे अकाउंट बना के। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।